हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम के लिए 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। दोस्तों, पहले ये लेक्चर सीरीज हम आपको अपने एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के रूप में देने वाले थे, लेकिन हमने अभी ये सभी के लिए फ्री कर रखा है, तो ये क्लास दोनों आपको यूट्यूब और ऐप दोनों पर मिल जाएगी। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका एक प्रैक्टिस सेट बना दिया है, तो पंचायती राज इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ लेना है इन क्वेश्चन का विद आंसर के साथ, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दोस्तों, जो गुप्त काल में ग्राम सभा होती थी, तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम मंडली कहते थे। क्या कहते थे? मंडली कहते थे। और जो उसका मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी होता था मुख्य अधिकारी होता था उसे कहते थे महत्तर। क्या कहते थे? महत्तर। महत्तर या ग्रामिक, या ग्रामिक। और इसकी सहायता कौन करता था? इसकी सहायता ग्राम सभा करती थी। किसी भी मुद्दे पे बात करना हो, कोई भी प्रस्ताव पास करना हो, तो ग्राम सभा इसकी सहायता करती थी। किसकी? महत्तर या ग्रामिक की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे हमारे लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये आप यूथ की बुक करा रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। यूथ की बुक से सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। जैसे ही ये बुक खत्म हो जाएगी, वैसे ही हम दूसरी बुक स्टार्ट कर देंगे, तो इस चीज़ को आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन सी बुक करा रहे हैं, कौन सी नहीं करा रहे हैं। जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को खुद पढ़ सकते हैं, तो इंटेलिजेंट है, वो अपने आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी, जितनी भी मार्केट में किताबें चल रही हैं और जिसमें जो पंचायती राज इतिहास दे रखा है, सारी बुक के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिस तरह से हमने लेखपाल के एग्जाम में कराई थी। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। इनमें से आपको बताना, जो चोल साम्राज्य में ग्राम सभा हुआ करती थी, इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती थी? तो ये भूमि कर का संग्रह करती थी, बिल्कुल सही बात है, ये करती थी। अगला है, मंदिरों के रखरखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंध करती थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे दे रखा है, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ये भी सही है। लेकिन ग्राम भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया जाता था, तो ये किसके द्वारा किया जाता था? तो उस टाइम केंद्रीय सरकार के द्वारा ये काम किया जाता था। जो भूमि का सर्वेक्षण होना होता था, तो कौन करता था? केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिकारी उनके करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बरियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो चोल साम्राज्य में आपको बरियम देखने को मिलता है। बरियम बरियम में कुल कितने सदस्य होते थे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बरियम में होते थे 30 सदस्य। और जो उसकी उप समितियों में बटा होता था, कितनी उप समितियों में बटा होता था? अब उप समितियों की संख्या कितनी थी? उस समितियों की संख्या थी 6। 6 उप समिति हुआ करती थी इस तरीके से। 6 उप समिति होती थी, और प्रत्येक में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक 5 सदस्य होते थे, और उनमें जो 6 उप समितियों में बटे होते थे 5 सदस्य होते थे, यानी कुल कितने हो जाते? 30 हो जाते थे। लेकिन बरियम में जो बुजुर्ग और विद्वानों के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? वो फिक्स रहती थी, तो उनका निर्वाचन अलग से किया जाता था, तो वो कितनी होती थी? 12। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप बरियम को ध्यान रखेंगे, बरियम में टोटल संख्या कितनी होती थी? 30। बुजुर्ग और विद्वान इसमें से कितने होते थे? 12। तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी कितने बच जा रहे हैं? 18। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शासन में मेला ग्राम कितने ग्राम में आते थे? आपको बताना है दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें मेला ग्राम कितने गांवों को कहा जाता था? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता था 50 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर में हमें जो स्थानीय शासन देखने को मिलता है, तो वो जो हमारे उस टाइम एक उर हुआ करता था, मैं बता भी चुका हूँ। दूसरा सभा हुआ करता था, एक नागरम हुआ करता था। नागरम, जो कह सकते हैं जो नॉर्मल लोगों का समूह हुआ करता था, जो साधारण लोगों का समूह हुआ करता था, उसे हम कहते थे उर, साधारण लोगों का। और जो ब्राह्मणों ब्राह्मणों या बुजुर्गों को या विद्वानों का समूह हुआ करता था, उसे सभा या महासभा कहा करते थे। नगरम व्यापारियों का समुदाय कहलाता था, नगरम व्यापारी का समुदाय हुआ करता था। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इनसे किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जो गांव की सबसे बड़ी इकाई कहलाती थी नाडू। क्या कहलाती थी? नाडू। और जो इसके सदस्य होते थे, उन सदस्यों को क्या कहते थे? आप ध्यान रखेंगे, उन सदस्य को कहते थे हम नातवार। क्या कहते थे? नातवार।
तो विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडू हुआ करती थी और उसका सदस्य क्या कहलाते थे, नातबार। इसकी पद्धति किस पर आधारित थी, तो ग्राम सभा पर आधारित थी, किसकी, नाडू की। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इन पर शासकीय नियंत्रण भी हुआ होता था, ऐसा नहीं कि शासकीय नियंत्रण नहीं होता था। और अगर कोई गलत काम ये करते थे तो शासकीय नियंत्रण के द्वारा इन पर दंडित भी किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें दंडित भी किया जा सकता था, शासकीय नियंत्रण के द्वारा इन्हें दंडित भी कर सकते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था। दोस्तों मुगल प्रशासन में जो स्थानीय स्वशासन स्टार्ट हो चुका था, तो उसमें क्या करते थे, जो मुगल काल में जो भी अधिकारी थे उनसे फ्री कर दिया था, यानी मुगल अधिकारी कोई भी क्या गांव का प्रशासन नहीं कर सकता था। तो ये स्वायत्त कह सकते हैं, स्वायत्त संस्था थी, स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, स्वायत्त संस्था हुआ करती थी। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और इसका उत्तरदायित्व मुगल अधिकारी नहीं कर सकते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था इन संस्थाओं का, तो वो ग्राम प्रधान हुआ करता था। क्या वो कौन हुआ करता था, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान की जो सहायता करता था कौन करता था, पटवारी करता था। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे पटवारी का क्या कार्य हुआ करता था, तो ग्राम प्रधान की सहायता करना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि, चारगाह भूमि पर किसका अधिकार होता था, आपको बताना है। दोस्तों भू राजस्व की जो मुख्य इकाई सबसे बड़ी क्या हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी मालगुजारी हुआ करती थी। तो ग्राम हुआ करती थी मालगुजारी के लिए, ग्राम में मालगुजारी हुआ करती थी, मालगुजारी। और जो इसके अधिकारी हुआ करते थे, इसके अधिकारी एक तो मुकद्दम हुआ करता था, कौन हुआ करता था, मुकद्दम। और एक पटवारी भी इसी में देखने को आपको मिलता है। तो आपसे पूछा गया मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारगाह भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो किसका होता था, ये राज्य का होता था। आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है, तो ये सचिव संभालता है, जो जिसके आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी बीपीओ, बीडीओ भी होता है। तो ये गांव में कोई किसी योजना का लाभ दिलाना हो गांव के लोगों को, और प्रधान के किसी भी कार्य के लिए क्या करना है, कार्य का कोई प्रस्ताव पास हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखता है। कौन रखता है, सचिव। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नई योजना को, किसी भी मान लो कोई गांव में योजना निकली है और गांव वालों को जागरूक करना है कि भाई जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उज्ज्वला योजना आई थी और आयुष्मान कार्ड बने थे, तो इसके लिए भी गांव जो सचिव होता है गांव वालों को बताता है कि भाई ये योजना आई हुई है और गांव वाले इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कहने का मकसद है गाँव वालों को जागरूक करना, योजना का लाभ दिलाना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुआ उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो मैंने आपको बताया था ये कौन रखता था, ग्राम सचिव रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। तो ग्राम पंचायत की जो आमदनी होती है किससे होती है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। यानी कहने का मकसद है कुछ गांवों में आपने देखा होगा साप्ताहिक या महीने में बाजार या मेले लगते हैं, उनसे जो भी कई कर वसूला जाता है तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत को कुल मिला के मिलता है। आगे दे रखा है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत हो जाता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, समुदाय का अगर कोई भी काम, जैसे गांव में मान लो खरंजा होना है या फिर पानी की व्यवस्था करना है या और भी कोई सुविधा देनी है, तो भी ग्राम पंचायत को समुदाय के द्वारा ये समुदाय के लिए काम दिया जाता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दे रखें, इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है आपको। तो पहला दे रखा है, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। आगे पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई इसका चुनाव होता है। आगे दे रखा है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड में अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा, आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो उसके अलग अलग वार्ड मेंबर से अलग अलग लोग चुने जाते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य माना जाता है।
आगे दे रखा है सचिव का कार्य ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो उसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल तीनों ही जो कथन है फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट दिख रहे हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है। दोस्तों जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन लोग आते हैं आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जितने भी लोग 18 वर्ष से आयु के अधिक के होते हैं तो उनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होता है, यानी कि वोटर लिस्ट आपको कहते होंगे वोटर लिस्ट। तो जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम शामिल होता है तो उस वोटर लिस्ट को अपने आप में ही क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका नाम निर्वाचक नियमावली में दर्ज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब ग्राम सभा ऐसा नहीं है एक ही गांव की होती है, तो ग्राम सभा कई एक या दो गांव से मिलकर भी बनी होती है। कहीं कहीं भाई आपको 3 गांव भी, छोटे गांव होते हैं 3 गांव भी मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत के सदस्यों को भी कहा जाता है। तो पंचायत के सदस्य होते हैं जो वार्ड, हर वार्ड से अलग होता है। जैसे कि एक तो ग्राम प्रधान होता ही है और जो अलग अलग वार्ड होते हैं उनसे अलग अलग एक सदस्य जीतता है, मतलब चुनाव लड़ता है तो जीतता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पंच भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इनकी जनरली जो संख्या होती है 7 से लेकर 17 आपको देखने को मिलती है। जो बड़ी ग्राम पंचायत होती है वहाँ 17 भी हो सकती है और जो छोटी होती है वहाँ 7 से कम नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे दे रखा है, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। अब आपको क्या बताना क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त एग्जाम देंगे जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो समझेंगे सत्य पूछा जा रहा है तो वो सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे और इसमें पूछा क्या जा रहा है, असत्य है। तो इनमें दोनों ही सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड, यानी ना ही फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड गलत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पहले तसल्ली के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि जरा सी मिस्टेक से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दे रखा पहला कथन, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे दे रखा है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये भी सही बात है। अब इसमें फिर से आपसे क्या पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दोनों ही सत्य हैं, आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड क्या है, गलत है, यानी दोनों सही हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये तो देखेंगे ये सही है और उन्हें क्वेश्चन भी पता होगा, लेकिन जल्दबाजी में क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत समिति के ऊपर स्तर को क्या कहते हैं। दोस्तों पंचायत समिति के ऊपर जो स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे कहते हैं जिला परिषद या जिला पंचायत। क्या कहते हैं, जिला परिषद या जिला पंचायत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे पंचायत समिति के स्तर को। और जो पंचायतों की संरचना के लिए आर्टिकल आप ध्यान रख रहे हैं, जो पंचायतों की संरचना के लिए जो आर्टिकल होता है उसको आप ध्यान रखेंगे इनकी संरचना के लिए। तो संविधान में आपको पता है प्रावधान इसका कर दिया गया है, तो यह है 243C। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है, पंच द्वारा, सरपंच द्वारा, ग्राम सभा द्वारा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कह सकते हैं जो सचिव होता है वो ग्राम प्रधान और सरकार के मध्य एक सेतु की तरह काम करता है, एक सेतु की तरह काम करता है। यानी अगर ग्राम प्रधान को किसी भी योजना के लिए लाभ दिलाना है या पैसा दिलाना है तो कौन आएगा आगे, ग्राम सचिव ही ये सारा काम करेगा। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है। इजी क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है, तो ये राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो 73वें संशोधन में जो आर्टिकल 73वां संशोधन हुआ था, तो भाग 9 में
इसको जोड़ा गया था, भाग 9 में से रखा गया है, यानी कि आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 200 243, एक सेकंड, 243 ओ तक कुल 16 विषय को जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। लोगों की भागीदारी भी होती है, बहुत इसमें सभी लोग भागीदारी होते हैं। सामुदायिक विकास होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। तो गांधी जी ने जो इसका सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था, तो उसके कारण क्या था। तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो किस में किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो जैसा कि आप सबको पता है, गांव ग्राम पंचायत की जो संरचना जो 1919 अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1935 में और इसे दृढ़ यानी कि इसे और मजबूती तौर से पे जारी कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जैसा कि आपको पता होगा, 73 में जो संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी, पंचायतों के गठन की बात की गई। वहीं 74 में नगर पालिकाओं की बात की गई थी। तो उस समय जो जब ये लागू किया गया था, ये संशोधन हुए थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो पहला दे रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों को चुनाव संबोधित करेगा, बिल्कुल सही बात है। आगे दे रखा है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा, ये भी सही है। किसी पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन 74वें संविधान संशोधन का अधिनियम बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ 73वां संविधान संशोधन होता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य है, बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आरक्षण का जो पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 243 डी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, डी मतलब दो, यानी आरक्षण हमको दो इस तरीके से आप इसको याद रख सकें। यूपी में कितना आरक्षण दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 33%, यानी कि 1/3। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है। तो कहां पर लागू नहीं है, गोवा के अंदर ये लागू नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक इसमें लागू है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। और यह आरक्षण 243 डी के तहत दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जी बी के राव समिति संबंधित है, अशोक मेहता समिति भी संबंधित है, LM सिंघवी समिति ये भी संबंधित है, संतानम समिति इससे संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ये विभागों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उसकी जांच करती है। कौन सी, संतानम समिति। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत भी है, सरकारी समिति बिल्कुल नहीं है, न्याय पंचायत भी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सहकारी समितियों के अंतर्गत इसको आता है। दोस्तों, एक चीज आपको और बता दूं, हम हर संडे को UP SSSC BPO के लिए
टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सभी लोग उसमें हिस्सा लेंगे और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होंगे। उससे क्या होगा, आप अपनी जो रैंक है, अपने मार्क्स हैं, उसे चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। इस बार हमने मिनी मॉक शुरू किया था क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, इस वजह से उसमें बहुत कम लोग शामिल हुए। लेकिन अब जो होगा, जितने भी टेस्ट होंगे संडे को, सब फुल मार्क होंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम पैटर्न एग्जाम में आएगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन वही होने वाला है। बिल्कुल आपको कंप्यूटर, यूपी जीके और जो पंचायती राज के था, इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और पूरी तरीके से आप ये सोचें कि आप रियल टेस्ट दे रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, आपकी तैयारी चेक हो पाएगी और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपको पता भी लग पाएगा कि आपको मतलब किस तरह का परफॉर्म हो रहा है। और जो लोग मतलब नहीं देंगे टेस्ट, तो उनकी मर्जी। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट दिलवाएं, ताकि उन्हें अपनी तैयारी का पता लग सके। हमारे एप्लीकेशन पे होने वाला है, कोई भी इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। आप अपनी रैंक को चेक करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन, उसका रिजल्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस बार कम लोग थे, इस वजह से हमने यूट्यूब पर आकर नहीं बताया कि किसने कितने मार्क्स लाए, कौन पहले स्थान पर आया। बाकी टेलीग्राम पर तो उसकी जानकारी हमने दे दी थी। तो आप लोग सभी लोग उसमें शामिल हों और दूसरे लोगों को भी बोलें, ताकि आपको आपकी रैंक पता लग सके कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। 1957 में इन्होंने ये किया था। तो इन्होंने 3 स्तरीय समिति के सुझाव दिए थे। सबसे पहले इन्होंने सबसे ऊपर, सबसे नीचे कह सकते ग्राम पंचायत थी, फिर आपका क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। तो इन्होंने 3 स्तरीय समिति की बात कही थी। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय। तो इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसमें आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण, अग्निशामक सेवाएं 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी में शामिल है? 12वीं में। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? दोस्तों ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? 243 डी के तहत। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये 243 डी पूरी तरीके से याद हो चुका होगा। आरक्षण 2, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पंचायती राज इतिहास का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसकी PDF ले सकते हैं, और हर संडे जो हम टेस्ट कराते हैं लाइव टेस्ट, तो उस टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।